नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम उपेंद्र नाथ रैना फेसबुक लाइव में एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके सामने आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम देंगे आपको आयकर के संबंध में। जैसा कि हमारे मित्र जानते हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, जो आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भरते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी सूचना है। और उसके लिए हमने आज ये विशेष व्यवस्था की है, क्योंकि अब समय निकट आता जा रहा है। इस वर्ष का जो असेसमेंट ईयर 25-26 का जो आईटीआर भरने हैं हमारे टैक्स पेयर्स को, उनके लिए क्या क्या विशेष जानकारियां हैं, क्योंकि इस वर्ष कुछ जो थोड़ी सी तब्दीलियां हुई हैं आईटीआर्स वगैरह में, उसके बारे में हमारे जो एक्सपर्ट हैं, आज के हमारे जो टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनको हम यहाँ पर थोड़ी देर में आमंत्रित करेंगे मुंबई से, जो हमें आईटीआर्स के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में हमें जानकारी देंगे। थोड़ी देर में हम आज के इस कार्यक्रम में आयकर संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके समक्ष हम रखेंगे, उसके लिए मुंबई से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे इन्वेस्टमेंट और टैक्स एक्सपर्ट श्री पंकज मठपाल। अब हम मठपाल जी को यहाँ पर जोड़ देंगे, उसके बाद आज की बातचीत हम शुरू करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको उपलब्ध कराएंगे। श्री पंकज जी को हम आमंत्रित करते हैं। नमस्कार मठपाल जी। नमस्कार। नमस्कार सर, आपने बुलाया चैनल पर आपके विशेष कार्यक्रम में। इंतजार रहता है मुझे, क्योंकि लास्ट टाइम भी मौका मिला था और आज दोबारा से मौका मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मित्रों को बताना चाहूंगा कि पंकज जी इन्वेस्टमेंट और जो टैक्स जो इश्यूज हैं उसके बारे में बहुत विशेष राय रखते हैं, और मुंबई में इनका विशेष कार्य है इस दिशा में। और जैसा कि हमारे मित्र जानते हैं पंकज जी, कि अब समय निकट आता जा रहा है आईटीआर्स भरने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अब बहुत आसान भी किया गया है कई मायनों में, जिसके बारे में हम आपसे जानकारी ले लेंगे। लेकिन सबसे पहले कई मित्रों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि इस बार जो पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि समय को बढ़ाया नहीं गया था, 31 जुलाई अंतिम तिथि हुआ करती थी। इस बार इसको 15 सितंबर तक कर दिया गया है, बढ़ाया गया था है आईटीआर्स को भरने के लिए। क्या कुछ विशेष कारण है इसका? जी बिल्कुल, इसका विशेष कारण यह है कि सिस्टम रेडी नहीं है। आप जब आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें जानकारी को देनी होती है कि कुछ बदलाव हुए हैं, और वो जो बदलाव हैं वो इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर में अभी अपडेट नहीं हुए थे, जिसकी वजह से आईटीआर फाइल करना शुरू ही नहीं हुआ है। वैसे 1 अप्रैल के बाद, जैसे कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो 1 अप्रैल के बाद आप एलिजिबल हैं आईटीआर फाइल करने के लिए, लेकिन उसके लिए आईटीआर फॉर्म रेडी होनी चाहिए। लेकिन अभी आईटीआर 1 जो है वो रेडी है, बाकी आईटीआर 2 रेडी नहीं है, आईटीआर 3 नहीं है। तो ऐसे क्योंकि आपका सिस्टम ही रेडी नहीं है, तो आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं। जब शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप 31 जुलाई तक खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको पहले ही 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो क्या इसका कारण पंकज जी ये है कि कुछ आईटीआर्स में जो आईटीआर 1 के अतिरिक्त अन्य आईटीआर जो आईटीआर 7 तक है, क्या उनमें कुछ क्या तब्दीलियां की गई हैं क्या? बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग फॉर्म होते हैं। किसके लिए क्या एप्लीकेबल होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है, इनकम कितनी है। उसके आधार पर आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 से लेके 7 तक आपको अलग अलग तरह से फाइल करने होते हैं। कंपनी होती है तो अलग है, और इंडिविजुअल है तो अलग है। तो यहाँ पर क्योंकि अभी तक जो फॉर्म्स है वो रेडी नहीं है, उसमें जो करेक्शन किया गया, जो चेंजेस किए गए हैं वो नहीं तैयार हो पाए, जिसकी वजह से अभी आप आईटीआर फाइल ही नहीं कर सकते। तो जब फाइल नहीं कर सकते, सिर्फ मतलब यदि आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, आपकी इनकम 50 लाख से कम है, और आपके पास एक से अधिक घर नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं है, तो उस स्थिति में आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा यदि आपकी सैलरी इनकम है, लेकिन आपने छोटा मोटा भी कैपिटल गेन, यानी कि कोई म्यूचुअल फंड रिडीम किया है, कोई प्रॉपर्टी सेल की है, तो
तो आपको ITR 2 फाइल करना था और ITR 2 रेडी है नहीं। तो इसके लिए इस वक्त पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी के लिए जो तारीख है उसको बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। तो यानी कि शुरुआत में देरी हो रही है तो खत्म करने के लिए टाइम आपको एडवांस में दे दिया गया है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा टाइम है, एक्चुअली सरकार क्योंकि शुरू नहीं कर पाई समय पर, इसके लिए अतिरिक्त टाइम दिया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। टैक्स पेयर्स के लिए बहुत अच्छी सुखद सूचना है ये, ताकि वे अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे। और जो आपने कहा कि ITR 2 से लेकर 7 तक कुछ तब्दीलियां, कुछ चेंजेस आ गई हैं, उसकी वजह से उसको अपडेट किया जा रहा है और फिर बाद में उसको जिसको उपलब्ध कराया जाएगा तो उस हिसाब से फिर वो लोग आसानी से अपने ITR भरना शुरू करेंगे। लेकिन हर साल आप देखते हैं कि हमारे देश में टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ती जाती है, तो क्या औसतन क्या रहता होगा? किस तरह से आप इसको देख लेते हैं कि इतने सारे टैक्स पेयर्स बढ़ गए हैं या उन्होंने टैक्स अपने भर दिए हैं? देखिए, जो लोग टैक्स मतलब ITR फाइल करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो टैक्स भी पे करते हैं। कई बार जो ITR फाइल करते हैं अपना रिफंड क्लेम करने के लिए भी ITR फाइल करते हैं। तो हम देखें तो करीब मतलब, हालांकि देश की पॉपुलेशन हम जानते हैं कि 145 करोड़ 150 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसमें से करीब 8 करोड़ लोग ITR फाइल करते हैं, जबकि 2 करोड़ के आसपास टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स पेयर का नंबर तो बहुत ही कम है। और उसमें से जो मैंने कहा कि ITR फाइल करने वाले जो लोग हैं, करीब 8 करोड़ की बात करें तो उनमें से बहुत सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जो रिफंड क्लेम करने के लिए करते हैं या फिर वो निल ITR फाइल करते हैं। तो कई बार ITR निल भी फाइल किया जाता है, उसकी भी वजह होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी टैक्स जो ITR फाइल कर रहे हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं। तो ऐसे मैं कहूंगा कि टैक्स बिल्कुल, अगर आपकी देनदारी बनती है तो करना चाहिए, ये दायरा बढ़ना चाहिए, क्योंकि टैक्स पे करते हैं उससे देश की तरक्की होती है। बहुत सारे जो काम है देश में उसी टैक्स के पेमेंट से होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इनकम बढ़ेगी तो टैक्स पे करने वाले ज्यादा लोग बढ़ेंगे डेफिनेटली। तो ये नंबर दिन हर साल बढ़ रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि इस साल जब नंबर आएगा, जब ITR फाइल होंगे और टाइम खत्म हो जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि पिछले साल के मुकाबले अधिक लोग इस साल ITR फाइल करेंगे। तो कितना लाभदायक है ये? क्योंकि कई लोग डरते हैं कि हम ITR फाइल करेंगे, पता नहीं उसमें क्या कमी रहेगी, उसमें क्या खामी रहेगी। तो उनको क्या सलाह दे रहे हैं आप कि वो इस भय में न रहे, इस आशंका में न रहे कि ITR भरने से उनको कुछ परेशानी आ जाएगी? तो इसको आसान तरीके से कैसे, सहज तरीके से कैसे लिया जा सकता है? रैना साहब, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। देखिए, ITR फाइल करने से प्रॉब्लम नहीं आएगी, ITR नहीं फाइल करने से प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप ITR जी, अगर आप ITR फाइलिंग के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि हो सकता है कि टैक्स नहीं बन रहा है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। उदाहरण के तौर पर पहली बात तो यह है कि आप जानते होंगे कि न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम, 2 टैक्स रिजिम है। अब वो देखना पड़ेगा कि आपके लिए आपकी जो इनकम है किस टैक्स रिजिम में टैक्स कम लग रहा है। तो यदि हम बात करें ओल्ड टैक्स रिजिम की, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, यानी कि एज जो है वो 60 ईयर से कम की है, तो उस केस में 2.5 लाख तक की इनकम जो है सॉरी एग्जेम्प्टेड है, और 2.5 लाख के ऊपर जो इनकम है उस पर टैक्स कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 60 ईयर्स के ऊपर है, उस केस में 3 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख के ऊपर फिर आप कैलकुलेट करेंगे। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में ITR फाइल कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो भी फाइल करेंगे, तो उसके लिए न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख तक, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या फिर जनरल कैटेगरी में, यानी कि 60 से नीचे एज हो, उस केस में भी आपको 3 लाख तक की इनकम है तो ITR नहीं फाइल करना है, लेकिन 3 लाख के ऊपर है तो फाइल करना है। अब क्या होता है कि कई बार टैक्स पेयर को लगता है कि मेरी इनकम जो है वो थी ज्यादा, लेकिन मैंने डिडक्शन का बेनिफिट लिया, कुछ क्लेम किए, जिसकी वजह से इनकम जो है वो टैक्स के दायरे में नहीं आ रही है। पर रूल क्या है? रूल ये है कि डिडक्शन क्लेम करने से पहले आपकी इनकम कितनी थी, उस हिसाब से आपको ITR फाइल करना था कि नहीं करना था। जैसे हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम की,
तो अगर हम बात कर रहे हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की, जिसका हम आईटीआर भी फाइल करेंगे, उसके लिए न्यू टैक्स रिजीम में अगर 7 लाख तक की आपकी इनकम है तो कोई आपको टैक्स नहीं चुकाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 7 लाख की इनकम से नीचे है तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख के ऊपर है और 7 लाख से कम है, टैक्स तो नहीं आएगा, लेकिन आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो 3 लाख से स्टार्ट हो जाती है। वो बात अलग है कि आपको रिबेट मिलती है जिसकी वजह से टैक्स आपका जीरो हो जाता है। तो कई बार टैक्स पेयर क्या सोचता है, भाई 7 लाख तक की इनकम तो है नहीं मेरी, टैक्स पे तो मैंने पे करना नहीं है, तो आईटीआर क्यों फाइल कर तो आईटीआर फाइल करने की जरूरत कई बार इस कारण से होती है कि टैक्स नहीं पे करना है पर करना है। एक और दूसरी बात, जो मेरे पास कुछ केसेस भी इस साल आए जहां पर नेग्लिजेंस हुई और बाद में बहुत भारी पड़ा। क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने घर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद बाद में बात करते, पर क्योंकि बात शुरुआत में आ गई है तो मैंने सोचा इसको पहले बता देता हूं। किसी सज्जन ने घर लिया और वाइफ का नाम उसमें ऐड किया। पूरा पैसा हस्बैंड ने दिया, वाइफ ने कोई पैसा नहीं दिया था। अब कायदे में देखा जाए तो वाइफ की इनकम भी नहीं है, वो हाउस वाइफ थी और उनको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं थी। बट क्योंकि उन्होंने घर लिया तो जब आप घर की रजिस्ट्री कराएंगे तो वहां पर, क्योंकि दो अगर उसमें ज्वाइंट ओनर्स हैं तो दोनों के पैन कार्ड लगेंगे, दोनों के आधार कार्ड लगेंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस से रिपोर्टिंग होगी। अब ये कहलाता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो वाइफ जिनकी कोई इनकम नहीं थी, क्योंकि उनका नाम डॉक्यूमेंट में आ गया और रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिपोर्टिंग की जो मैंडेटरी होती है कि इस पैन पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ऑटोमेटिक नोटिस आ गया कि आपने एक बड़ी कीमत का घर लिया है लेकिन आपने आईटीआर नहीं फाइल किया, तो इनकम कहां से आई। अब क्या होगा, अब आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, जो थोड़ा मुश्किल होता है बाद में। लेकिन अगर शुरुआत में आप आईटीआर फाइल करते थे कि हमने घर लिया है, इनकम कुछ है नहीं, जो भी था फाइल करते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपको कोई नोटिस नहीं आता। तो इसके लिए आईटीआर फाइल जरूर करें, उससे परेशानी कम होगी ना कि उससे बढ़ेगी। नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा। जैसे अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ एक साथ लेते हैं, अगर मान लीजिए हस्बैंड आईटीआर भरते हैं, उसमें वो मेंशन करेंगे, और अगर उनकी पत्नी यानी वाइफ जो है अगर वो अनएम्प्लॉयड है, कोई कुछ नहीं कमाती है, तब भी उसको आईटीआर भरना है। हाँ तो भर दे। देखिए आईटीआर तो कोई भी, जिसकी कोई भी इनकम नहीं है वो भी नील आईटीआर तो फाइल कर ही सकता है। उसमें जो भी है, जितना पैसा अकाउंट में, अगर बस सेविंग्स अकाउंट है, उसका कुछ इंटरेस्ट आया है उसको डालना, या जो भी आपको पैसा मिला हो उसको करके फाइल तो कर ही सकते हैं। तो क्या होगा, जब रिपोर्टिंग कर दी, मान लीजिए कोई एग्जेम्प्ट इनकम है आपकी, आपके अकाउंट में पैसा आया हुआ है, उस इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। कोई आपको अपने रिश्तेदारों से, जिन रिश्तेदार से आप बिना टैक्स पे किए हुए इनकम पा सकते हैं, गिफ्ट पा सकते हैं, अगर आप वैसी इनकम भी आई हुई है तो एग्जेम्प्ट इनकम दिखाकर आप अगर आईटीआर फाइल कर देंगे तो अच्छा है। पर क्या होता है, नहीं किया और फिर वो नजर में आता है कि भाई इनकम आई, उनको नहीं पता ना, सरकार को नहीं पता है कि अकाउंट में इनकम आई है, वो टैक्सेबल है कि नहीं है, क्या सोर्स है। तो अगर आप सोर्स बता देंगे कि इस सोर्स से आई है, इस पर टैक्स नहीं लगता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने नहीं बताया, हो सकता है बाद में जवाब देंगे तो जवाब मान लिया जाएगा आपका, पर आप वहां तक क्यों पहुंचते हैं कि पहले आपसे पूछा जाए तब आप बताएं भाई मैंने क्यों नहीं किया था। तो पहले अगर अकाउंट में पैसे आए हैं, कुछ भी गिफ्ट आया है, एग्रीकल्चर की इनकम आई है, टैक्स नहीं लगना पता है, पर आईटीआर तो फाइल करें, उसके लिए बताएं कि एग्जेम्प्ट इनकम है। नहीं, मान लीजिए अगर केवल उसके हस्बैंड ही उसकी पूरी पेमेंट करते हैं और अपनी पत्नी को साथ में रख लेते हैं रजिस्ट्री में, तो उसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। सर दिक्कत कोई नहीं होगी, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपने टैक्स की चोरी नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ एक डिस्क्लोजर वाली बात है। देखिए अगर हस्बैंड और वाइफ ज्वाइंट घर ले रहे हैं, आपने कहा, और हस्बैंड ने पूरा पेमेंट दिया है, तो इस केस में क्या हुआ कि वाइफ को आपने गिफ्ट दिया है। अगर वाइफ का नाम आपने ऐड किया प्रॉपर्टी में, इसका मतलब आपने 50%, अगर परसेंटेज मेंशन किया है तो अलग बात है, नहीं मेंशन किया है तो इसका मतलब 50% आपने वाइफ को गिफ्ट किया है। तो वाइफ को गिफ्ट से इनकम हुई ना, वो टैक्सेबल नहीं है। हस्बैंड को वाइफ को गिफ्ट मिला, टैक्सेबल नहीं है, लेकिन गिफ्ट तो आया ना वाइफ के पास, तो इसके लिए आपको उसे डिस्क्लोज करना चाहिए और आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। तो कई बार ऐसा लगता है नाम डाल दिया क्या हुआ, पर नाम डाल दिया तो मतलब कुछ मतलब है ना उसका। तो जब आप अपनी पत्नी का नाम ऐड कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, इसका मतलब आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन
आपने उन्हें 50% हिस्सेदार बना दिया, उसमें उनको गिफ्ट दिया है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अच्छा, ये जो रूल है ये कब से लागू हुआ है? सर ये पहले से ही है, ये जो हम रूल की बात कर रहे हैं। हालांकि क्या होता था, कई बार लोग बोलते हैं हमने कभी किया नहीं। पहले क्या था, आधार पैन लिंक नहीं था, तो बहुत सारी बातें पता नहीं चलती थी। तो लोग जो फाइल करने वाले हैं उन्हें भी ऐसा लगता था शायद रूल ही ऐसा है, भाई जरूरत नहीं है, या इनकम टैक्स की नजरों में उतना बड़ा क्योंकि बैंडविड्थ नहीं थी और नजर में नहीं आते थे। अब क्या हो गया, सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, रूल पहले से है, ये आज का रूल नहीं है। मैं जब से इस प्रोफेशन में हूं तब से मुझे याद है कि हमेशा ये सब रहा है, और हो सकता है कि 1961 का एक्ट है, शुरू से रहा हो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार टैक्स पेयर यही सोचता है कि हमने कभी किया नहीं और कुछ होता नहीं है। बट अब क्या हो गया, क्योंकि सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है और ये बातें सिस्टम ही पकड़ लेता है। जब सिस्टम इस बात को कैच करता है तो नोटिस आ जाता है। देखिए, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि वाइफ की कोई इनकम नहीं है, हस्बैंड ने घर लिया और इसके लिए घर लिया तो वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हो गया, बट इसमें कोई टैक्स चोरी नहीं की हुई है, कोई टैक्स की चोरी नहीं है। हस्बैंड का पूरा टैक्स पेड मनी है, उससे घर लिया है, लोन भी लिया हो सकता है, तो कोई गलत तो कुछ किया नहीं है। तो अगर आपको नोटिस आएगा तो भी जवाब आपको वही देना है कि भाई कोई नहीं था, बट आपको वो बताना पड़ेगा कैसे क्या हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले क्योंकि सिस्टम ऐसा नहीं था तो शायद नोटिस नहीं भी आता, अब ऑटोमेटिक सिस्टम उसे पकड़ लेता है और आपको नोटिस आ जाता है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से कभी भी जब आपको लगे कि कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हुआ है, अकाउंट में कैश जमा हुआ है, या फिर आपका इस तरह से कोई आपको रिफंड क्लेम करना है, जब भी आपको ऐसा लगे, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत छोटा सा रिफंड है तो कोई बोलता है यार इतने छोटे रिफंड के लिए क्या फर्क पड़ता है, छोड़ देते हैं। पर वो सिस्टम उसको छोटा बड़ा नहीं समझता। सिस्टम के लिए वो अगर दिखाई दे रहा है कि वहां पे टीडीएस कटा हुआ है तो मतलब आपकी इनकम है। दूसरी बात एक और होती है, मैंने कई बार देखा है, कुछ लोग मान लीजिए शेयर्स में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करते हैं और उन्हें लॉस हो जाता है। अब बोलते हैं मेरा तो लॉस हो गया, ऊपर से आईटीआर क्यों फाइल करूं मैं, क्या जरूरत है ना, मुझे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करना, मुझे अगले साल आईटीआर भी फाइल नहीं करना, अगले साल मुझे शेयर्स में तो मुझे करना ही नहीं है। बट क्योंकि सिस्टम में आ गया कि आपने शेयर में ट्रेडिंग की हुई है, वो दिखाई दे रहा है, तो कहीं भी यदि आपके डिविडेंड पे टैक्स कटा है, आपके किसी भी फिक्स डिपॉजिट पे टैक्स कटा हुआ है, किसी भी तरह से अगर सिस्टम ये बात पकड़ लेता है कि इस व्यक्ति की कुछ ना कुछ इनकम हुई है पर आईटीआर नहीं फाइल किया हुआ है, तो चांसेज है कि नोटिस आ जाएगा। अच्छा, हमारे कई मित्रों की ये भी जिज्ञासा है कि अगर मान लीजिए आपने घर ले लिया और उसका जैसे कि रूल है कि 50 लाख से जब ऊपर क्रॉस करेगा तो आपको 1% टीडीएस काटना पड़ता है। तो ये तो जो लेने वाला होता है, जो बायर होता है, ये टीडीएस तो उसी को जितनी में वो लेता है, तो ये टीडीएस उसका क्या सिस्टम है? जी देखिए, अगर आपने एक घर सेल किया है तो जो बायर है, अगर आपकी डील हुई है मान लीजिए उससे, एग्जाम्पल के लिए 60 लाख रुपीस की, 60 लाख में घर खरीदना है, तो उसका 60 लाख पर 1% वो डिडक्ट करेंगे, बाकी का पैसा आपको दे देंगे। और जो डिडक्ट करेंगे 1% का, उसे वो गवर्नमेंट को जमा करेंगे। जब वो गवर्नमेंट को जमा करेंगे और उसका जो क्रेडिट है वो आपको मिलेगा। तो जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे बाद में, अगर मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर घर सेल किया था तो बायर ने उस टाइम पर काटा था, अब आप आईटीआर फाइल करेंगे, आईटीआर फाइल करेंगे तो क्योंकि उसने गवर्नमेंट को पे किया है, तो अगर आपका टैक्स नहीं बन रहा है, अगर आपका ऑलरेडी टैक्स बनता है क्योंकि कैपिटल गेन हुआ है तो टैक्स लग भी सकता है उस पर, अगर आपने नहीं बचाया है या आप उस दायरे में आते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि कटा तो 1% है पर आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो जो कटा है वो एडजस्ट हो जाएगा, बाकी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टैक्स नहीं बन रहा है पर आपका कटा तो है, तो आप उसे रिफंड क्लेम कर लेंगे, तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए पति पत्नी ले रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया अभी, तो अगर मान लीजिए वो 60 लाख में लेते हैं, पति पत्नी दोनों मिलके, पति पैसा सब कुछ देता है, तो टीडीएस पति को काटना चाहिए, दोनों को काटना चाहिए 1% जिनसे ले रहा है? जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यहां पर अगर आप देखा जाए, अगर दो ओनर हैं तो दोनों के नाम पर टीडीएस कटना चाहिए। अगर बायर दो हैं तो दोनों का पैन आएगा, दो सेलर हैं तो दोनों का पैन आना चाहिए। इसमें भी एक बात और ऐड कर दूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सोशल मीडिया में, तो बहुत कॉमन लोग कई बार इन बात को नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे किसी ने पिछली बार कहा ऐसा ही कि जो सेलर है
उसने मुझे एनओसी दी हुई है, मतलब हस्बैंड वाइफ के नाम पे ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो टीडीएस जो था दोनों को कटना चाहिए था, पर हस्बैंड बोल रहा है कि मेरी वाइफ का टीडीएस मत काटना और मैं आपको लिख के देता हूं। ऐसा नहीं चलता। देखिए, आप सरकार नहीं है, आपको कोई हक नहीं कि आप ऐसा कह दें कि भाई मेरी वाइफ का टीडीएस मत काटिए। अगर रूल कहता है कि दो के नाम पर घर है तो उसका दोनों के नाम पर पेमेंट जाएगा और दोनों का टीडीएस कटेगा। तो ऐसा कभी गलती ना करें कि एक ने मुझे ऐसा कहा था या प्लेन पेपर लिख के दे दिया है, वो लिख के दे देगा, कल नोटिस आएगा तो आपको दिक्कत होगी। तो ऐसा नहीं होता है। तो जो आपने कहा, अगर दो सेलर हैं तो दोनों सेलर का आप जब पेमेंट करेंगे, पहले मैं तो कहूंगा कि पेमेंट भी जो है वो दोनों को 50-50% कीजिए, ऐसा नहीं कि एक अकाउंट में कीजिए। तो ज्वाइंट अकाउंट हो तो ज्वाइंट अकाउंट में पूरा पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो हस्बैंड वाइफ को दोनों 60 लाख की प्रॉपर्टी है, 30-30 लाख रुपया दोनों को पेमेंट कीजिए, एक को मत कीजिए, और दोनों को 30-30 लाख पर से 1% का टीडीएस आप दोनों का अलग अलग काट लीजिए। अच्छा, मतलब वो आधा आधा कटेगा फिर 50% 50%। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसलिए अगर दोनों का जॉइंट अकाउंट है तो उसमें तो पूरी पेमेंट जा सकती है। अगर दोनों का अलग अलग अकाउंट है तो इसका मतलब कि फिर जैसे अगर 60 लाख का है 30-30 जाना चाहिए, इस तरह से कह रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ज्वाइंट है तो साथ में जा सकता है, लेकिन अगर टीडीएस की जहां तक बात है वो सेम है, टीडीएस दोनों का कटना है, चाहे एक अकाउंट में 60 लाख जाए या 30-30 लाख दोनों में जाए, कटेगा 30-30 लाख के ऊपर दोनों के नाम पर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सूचना आपने दे दी है। तो हम फिर आईटीआर पर आते हैं। तो अच्छा, ये आईटीआर कैसे चुनने चाहिए? ये सिलेक्शन ऑफ आईटीआर कैसे तय होता है? जी, कैसे चुनने चाहिए ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि भाई कौन व्यक्ति किस फॉर्म में अपना आईटीआर फाइल कर सकता है। तो पहले बात करते हैं, अगर आपकी सैलरी जो है या आपकी जो पेंशन है 50 लाख से कम की है, 50 लाख से कम की सैलरी है, कोई भी कैपिटल गेन या लॉस नहीं है, यानी कि आपने कुछ भी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स नहीं बेचा है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची है, आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब जो हाउस रेंट आ रहा है वो एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, आप रेजिडेंट इंडियन हैं, आप एनआरआई नहीं हैं, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हैं, तो ऐसे में आप आईटीआर 1 चुन सकते हैं। तो ज्यादा जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो आईटीआर चुनते हैं। लेकिन अभी मैंने देखा है कि अधिकतर लोग हमारे इंडिया में शेयर्स में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगे हैं। आपकी सैलरी तो पूरी आई है, जो है वो सैलरी आई है अपने एम्प्लॉयमेंट से, लेकिन थोड़ी इनकम आपकी शेयर से हो गई है, तो अब आप ना आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते, आपको आईटीआर 2 ही फाइल करना होगा। इसके लिए कई बार वो सोचते हैं कि भाई मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मैंने तो आईटीआर 1 तो बहुत सिंपल होता है, आईटीआर 2 जो है वो बहुत बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, और मेरी जो इनकम हुई है शेयर से वो तो सिर्फ 500 रुपए की हुई है, 1000 रुपए की हुई है पूरे साल में, तो क्यों मैं आईटीआर 2 फाइल करूं? नहीं, सिस्टम उसको समझ लेगा कि कैपिटल गेन्स हुआ है, तो अब आपको आईटीआर 2 फाइल करना ही होगा। हो क्या गया है अभी, एआईएस एनुअल इनकम स्टेटमेंट, वो आपको आपके पोर्टल पर, यानी कि इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है जहां अपना आईटीआर फाइल करते हैं, वहां पर फॉर्म 26AS और एआईएस आपको देखने को मिलता है। तो एआईएस जो है उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। आपने अगर इवन परचेज किया है, सेल नहीं किया है, तो भी उसमें मालूम चलता है। तो सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं, आपने प्रॉपर्टी बाय की, सेल की, आपका टीडीएस नहीं भी कटा। पहले क्या था, 26AS जो फॉर्म था उसमें अगर आपका टीडीएस कटता था तो दिखाई देता था। अब एआईएस में क्या टीडीएस नहीं कटा है, बट आपकी रजिस्ट्री हुई है तो भी उसमें आ जाता है। आपने कोई म्यूचुअल फंड बाय किया है, शेयर्स बाय किए, सेल नहीं किए हैं, टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वो उसमें दिखाई देता है। तो जब सब कुछ दिखाई देता है तो मैच नहीं होगा, आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया, वो डिफेक्टिव उसको शो कर देगा, आपका आईटीआर जो है डिफेक्टिव हो जाएगा। तो इसके लिए आप जब आईटीआर का फॉर्म देखते हैं उसमें लिखा हुआ है कि अगर जो मैंने बताया कि सैलरी 50 लाख के ऊपर के नीचे है, आपका एक से अधिक घर नहीं है, कैपिटल गेन आपका लॉस कुछ नहीं है, आप रेजिडेंट इंडियन है, तो आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, नहीं तो आईटीआर 2 फाइल करेंगे। अगर आप सैलरीड नहीं है, आप प्रोफेशनल हैं, कोई फ्रीलांस से इनकम होती है आपकी, अब फ्रीलांस से इनकम होती है और कितनी होती है उसका भी लिमिट है। अब मान लीजिए फ्रीलांस से इनकम होती है तो 75 लाख के ऊपर नहीं है, तो आप प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम बोलते हैं, जहां पर सरकार ने बोला है कि छोटे टैक्स पेयर्स के लिए आपको कोई बुक अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, बिना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हुए
आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और जो खर्चा हुआ है आपका, आप वो खर्चे को उसमें से अप टू 50% दिखा सकते हैं। खर्चा हुआ होना चाहिए, लेकिन हाँ, आपको अकाउंट्स के बुक मेंटेन नहीं करनी है, तो ऐसे में आपको क्या होगा, आपको आईटीआर 4 फाइल करना पड़ेगा। बट अगर आपकी इनकम ऐसा है कि आप प्रोफेशनल हैं, फ्रीलांसर हैं, और आपके बुक्स अकाउंट आपको मेंटेन करने की जरूरत है, ऑडिट है, तो आपको आईटीआर 4 फाइल करना पड़ेगा, आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी इनकम के हिसाब से, सोर्स के हिसाब से, आप किसी कंपनी में पार्टनर हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप डायरेक्टर हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, तो हर तरह से आपका सोर्स क्या है इनकम का, इनकम कितनी है, उसके आधार पर करते हैं। बट जनरली अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 ये इंपॉर्टेंट है। सैलरीड की स्पेशली बात की जाए, पेंशनर की बात की जाए, तो आईटीआर 1 और 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रीलांसर है तो 3 और 4 इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एप्लीकेबल है। एक बात मैं कहूंगा, बस जो मैंने पहले भी कहा था, कि ये गलती बहुत हो रही है कि आपकी सैलरीड इनकम है तो आप ये सोचते हैं मैं तो आईटीआर 1 ही फाइल करूंगा, लास्ट ईयर भी किया था। नहीं, अगर आपकी इनकम सैलरी से है बट कैपिटल गेन हो गया है, या 2 घर है आपके नाम पर, आप रेंट पे इनकम एक से ज्यादा घर से हो रही है, कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो गलती नहीं करें, आपका आईटीआर 1 डिफेक्टिव हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी सूझ। अच्छा, वैसे भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या कुछ विशेष इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं क्या? देखिए, आईटीआर फाइल करते समय, क्योंकि ई फाइलिंग करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाता आपसे, लेकिन डॉक्यूमेंट बिल्कुल रखें। जो भी आप डॉक्यूमेंट में क्या होता है, पहली बात यह है कि अगर आपकी इनकम है तो उसका तो, अगर सैलरी है तो फॉर्म 16 होगा, पेंशन है फॉर्म 16 होगा, और अगर अदरवाइज आपका जो है 16A फॉर्म होगा, अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स कटा हुआ है। अब इसकी जानकारी हालांकि आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे 26AS में देखेंगे तो दिखाई देता है कि कितना आपको पैसा मिला है, कितना टैक्स कटा है। लेकिन अगर आप फॉर्म 16 है, सैलरीड हैं, तो उसमें बाइफर्केशन होता है कि आपका बेसिक कितना है, डीए कितना है, एचआरए कितना है, सभी तरह के डिडक्शन उसमें शामिल होते हैं, तो उसका एक डिडक्शन होता है। इसके लिए फॉर्म 16 की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, अगर आप आईटीआर ओवर टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आपकी 80C के तहत आपने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, या आपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है, आपने लोन लिया हुआ है, उस लोन का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये सब जो सर्टिफिकेट हैं ये आपके पास होने चाहिए। बहुत सारे सेक्शन हैं 80C से लेकर 80U तक, तो ऐसा नहीं है भरते समय तो कई बार आप कोई भी सेक्शन है उसके अंदर नंबर डाल देंगे, वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कल को अगर ये आपको स्क्रूटनी आती है, आपको अगर पूछा जाता है और आपके पास प्रूफ नहीं है, तो फिर बहुत भारी पड़ता है। तो इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उसके आधार पर ही आप क्लेम कर सकते हैं। मैं एक बताता हूं उदाहरण के तौर पर, अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं और आप सीनियर सिटीजन हैं, तो उसमें अंडर सेक्शन 80D आपको छूट मिलती है। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है, अगर प्रीमियम पे किया हुआ है, तो आप उस प्रीमियम पर अंडर सेक्शन 80D 50,000 रुपीज तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेडिक्लेम नहीं है, तो आपने जो खर्चा किया, दवाई ली है, आपने डॉक्टर की फीस पे की है, उसके लिए भी आप क्लेम ले सकते हैं। तो अब क्या होता है, कई बार कोई ऐसा व्यक्ति सोचेगा मैं सीनियर सिटीजन हूं, मैंने खर्चा भी किया हुआ है, तो मैं क्लेम कर देता हूं उसके अंदर, पर बिल रखे नहीं संभाल के आपने। जो पेमेंट था उसका भी रूल है कि पेमेंट अदर देन कैश होना चाहिए, तो मतलब आपको ऑनलाइन, चेक से या क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट, यूपीआई से किया होना चाहिए। अब वो भी नहीं है आपके पास में, तो कल चांसेस हैं, आप भले ही जेन्युइनली ऑनेस्टली बोल रहे हैं कि आपने 50,000 नहीं उससे ज्यादा खर्चा किया है, आप 50,000 क्लेम कर रहे हैं, पर क्योंकि प्रूफ नहीं है तो बाद में वो डिसअलाउ हो सकता है, और जब डिसअलाउ होता है तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है, पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है उसके ऊपर। बहुत अच्छा। हमारे एक मित्र लिख रहे हैं जम्मू में, डॉक्टर महाराज भरत जी हैं, हमारे साहित्यकार मित्र हैं। उन्होंने एक जिज्ञासा व्यक्त की है कि क्या हर बार घर की प्रॉपर्टी पर टीडीएस कटेगा? थोड़ा सा इसका समाधान करिए, ये क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, हर बार का मतलब घर जब बेचेंगे, मतलब जब घर बेचेंगे उसी वक्त पर टीडीएस कटेगा, तो हर बार वो तो नहीं। हाँ, रेंट पे अगर दे रहे हैं, अगर किराए पे घर दिया है, तो बताता हूं कैसे। अगर घर बेचने की बात कर रहे हैं तो जब बेचेंगे उस वक्त पर जो बायर है वो टीडीएस काट कर पेमेंट आपको करेगा। लेकिन अगर आपने घर किराए पर दिया हुआ है तो रूल ये है कि अगर किराया जो है वो आपका 50,000 रुपीज से अधिक है महीने का,
तो जो किराएदार है वो उस पर टीडीएस काटेगा। कितना काटेगा? 1 अक्टूबर 2024 से वो 2% हो गया है, उससे पहले वो 5% था। तो लास्ट ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, तो पहले जो काटा होगा वो 5% होगा, अक्टूबर के बाद 2% काटा होगा। तो 2% हर महीना आप जब जो टेनेंट है, जो किराएदार है, वो मकान मालिक को जब रेंट दे रहा है तो उसमें से वो टीडीएस काटे, और टीडीएस काट के जेब में नहीं रहना है, टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करना है। जब गवर्नमेंट को जमा करेंगे तो जो मकान मालिक है उसको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और जिज्ञासा आ गई है कि वो जो आपने पहले कह दिया कि पति पत्नी को दोनों के नाम से टीडीएस कटेगा, तो जो ये लेने वाला, घर लेने वाला है, टीडीएस तो वही काटेगा, उसका जो जिससे ले रहा है उन्हीं का है ना, या दोनों दोनों का कटना है, लेने वाले का भी उसका भी? नहीं नहीं, जिसको पेमेंट मिल रहा है, मतलब जो बेचने वाला है उसका टीडीएस कटेगा, और काटेगा कौन? लेने वाला। तो जो घर खरीद रहा है वो काटेगा, और कटेगा जिसको पेमेंट मिलने वाला है उसी के उसमें से कटेगा। तो अगर एक ए ने बी को घर बेचा, तो बी को जो पैसा देना था, हमने उदाहरण लिया था 60 लाख का, तो 60 लाख पर से या 30-30 लाख जैसा भी केस होगा उस पर से टीडीएस काटेगा और गवर्नमेंट को जमा करेगा। नहीं, टीडीएस जो काटेगा वो अपने नाम और पत्नी से काटेगा या जिसे लेना है उसके नाम से कटेगा, ये पूछना चाह रहे हैं वो। मैं वही कहना चाह रहा हूं, जो घर खरीद रहा है वो काट रहा है, और काट किससे रहा है? किसका पैन होगा? जिसके घर बेचा है, जिसको पैसा मिलने वाला है। अगर मैं घर खरीद रहा हूं और आप बेच रहे हैं तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। जब मैं आपको पेमेंट करूंगा तो आपके पेमेंट में से टीडीएस मैं काटूंगा, क्योंकि मैं बायर हूं, मैंने आपको पेमेंट देना है। तो मैं, जैसे आप समझ लीजिए आपको एफडी है, एफडी बैंक में की, तो पेमेंट टीडीएस कौन काटता है? बैंक काटता है। बैंक ने आपका पैसा, आपको इंटरेस्ट देना है तो टीडीएस काट के आपको देते हैं। तो जो देने वाला होता है वो टीडीएस काटता है। तो यहां कौन है? जो घर खरीदने वाला है वो पेमेंट करेगा, तो वही काटेगा। और काटेगा किसका? जिसको पेमेंट मिलने वाली है। तो सेलर को पेमेंट मिल रही है, उसका टीडीएस कटेगा। ओके, यानी उसके अकाउंट में से, वो उसका जो अकाउंट है आईटीआर, मतलब इनकम टैक्स में है, उसमें वो टीडीएस जमा हो जाएगा, यही है ना? देखिए उसके लिए क्या होता है, फॉर्म 20, आप उसके लिए जब पे करेंगे तो उसको फाइल करना होता है। आपने टीडीएस काटेंगे तो टीडीएस कटते ही वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि पैन नंबर डालेंगे उसका आप। जैसे अगर मैं यहां पर बायर हूं तो मुझे मेरे आईटीआर में जाना है, वहां पर जाके मुझे उसको फाइलिंग करना है। तो जब मैं करता हूं उसको, तो ऑटोमेटिकली वो आपके, क्योंकि पैन नंबर आपका है उसमें डाला हुआ है, सेलर का नाम, पैन नंबर, कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं, वो सब कुछ आता है उसके अंदर। तो जब एक डिटेल भरते हैं आप तो ऑटोमेटिकली आपको क्रेडिट उसका मिल जाता है। तो काट के ऐसा नहीं ना कि मैंने पैसा आपको 60 लाख देना था पर मैंने उसमें से 1% काट लिया तो अब मैं उस पैसे रख लूंगा। रखना नहीं है ना, मुझे वो जमा करना है। जब मैं जमा करता हूं तो उसमें मैं आपका पैन, आपका नाम, सब कुछ रखूंगा, पैन डालूंगा, सब कुछ आ ही जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अच्छा, इसके बाद अब एक और महत्वपूर्ण है, ये बहुत सारे मित्र जानना चाहते हैं, ये कैपिटल गेन्स होता क्या है और किस तरह से इसको डील करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी कैपिटल असेट उसको जब आप ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर मतलब सेल करते हैं, तो उसके ऊपर जो गेन्स होंगे वो आपके कैपिटल गेन कहलाएंगे। अब कैपिटल असेट क्या होता है? कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई घर है, दुकान है, मकान है, जमीन जायदाद है, ये हो गया आपका कैपिटल असेट। गोल्ड है, सिल्वर है, चांदी है, सोना है, ये हो गया कैपिटल असेट। शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, ये सब भी आपके कैपिटल असेट है। तो जब इन असेट्स को आप किसी दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, उस पर जो आपको फायदा होता है, जो लाभ होता है, वो कहलाता है कैपिटल गेन्स, और इस पर आपको पे करना पड़ता है टैक्स। अब ये टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, ये निर्भर करता है कि कैपिटल असेट क्या है। अगर आप घर या मकान, दुकान, जमीन कर रहे हैं तो अलग रेट होंगे। अगर आप शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं, तो रेट अलग होंगे। तो रेट अलग अलग हो सकते हैं। और उसके अलावा यहां पर क्या होता है कि जो असेट आपने बेचा वो कितने समय तक रखने के बाद बेचा, यानी कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं, वो भी आपको पहले निर्धारित करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि जो चीज आप बेच रहे हैं
वो कौन सी है? तो अगर आप मुझे पूछें, आप एक एक करके पूछते जाइए, मैं आपको सारी चीजों का आंसर दे दूंगा। शायद हम शुरुआत पहले कर सकते हैं रेजिडेंशियल हाउस से, क्योंकि अधिकतर लोग देखा जाए तो जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, घर खरीदते हैं, घर बेचते हैं, है ना? तो मान लीजिए आपने घर बेचा है, उस पर आपको कैसे टैक्स चुकाना होगा, और चुकाना है कि बचाना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने घर खरीदा कब था, पहली बात ये होती है। तो अगर आप कम से कम 2 साल तक उस घर को लेने के बाद बेच रहे हैं, अगर विद इन 2 ईयर्स बेच रहे हैं, तो उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। मतलब किसी ने 2023 में घर लिया और 24 में बेच दिया, तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उस पर आपको जो भी टोटल लाभ हुआ है, उसके ऊपर आपको अपनी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। आप 5% टैक्स ब्रैकेट में है, 10 में है, 20 में है, 30 में है, जो भी है उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। लेकिन अगर आप 2 साल तक होल्ड करने के बाद घर को, उस मकान को बेच रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में क्या होगा, जो आपका प्रॉफिट हुआ है यहां पर, जो आपने घर को सेल किया और उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर आपको 12.50% के रेट से टैक्स पे करना है। तो सिंपल हो गया कि जो प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर आपको 12.50% के रेट से टैक्स पे करना है। अदरवाइज एक रूल और भी है कि आप उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आप, इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, तो मान लीजिए आपने जो मकान था जो आज बेचा है, वो लिया था 2010 में। 2010 में लिया था आपने 50 लाख का, और अभी हो गया वो 1 करोड़ का। तो क्या हुआ कि 50 लाख का 1 करोड़ हो गया, तो आपकी इनकम तो 50 लाख की हो गई। ये तो 50 लाख के ऊपर 12.5% के हिसाब से आप टैक्स पे कर दीजिए। पर अगर आप ये कहते हैं कि नहीं भाई महंगाई बढ़ गई है, तो मेरा घर जो था 50 लाख का, वो महंगाई के हिसाब से वैसे भी महंगा हो गया, तो उसे हम क्या करते हैं, उसमें हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं। तो सरकार एक इंडेक्सेशन नंबर जारी करती है। 2010 में वो क्या नंबर था, और अभी 2024 में 25 में क्या वो नंबर है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारी जो 50 लाख की प्रॉपर्टी थी आज वो कितने की हो गई। मान लीजिए कैलकुलेशन निकल कर आती है कि वो 75 लाख की हो गई है, और मैंने बेचा 1 करोड़ में। तो पहले केस में क्या था, जब मैं इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं ले रहा था, तो मेरा 1 करोड़ के सामने 50 लाख की कॉस्ट थी, 50 लाख का प्रॉफिट था। बट जब मैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले रहा हूं, महंगाई को उसमें मैं शामिल कर रहा हूं, तो उदाहरण के तौर पर निकल कर आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया अभी यहां पर, तो मैं उदाहरण मान लेता हूं कि वो 75 लाख की मेरी कॉस्ट बन जाती है, और मेरा प्रॉफिट जो है 25 लाख का ही दिखाई देता है। पर 25 लाख के ऊपर अब टैक्स आपको 12.5% के हिसाब से नहीं पे करना पड़ेगा। इस केस में जो टैक्स है वो आप 20% के रेट से पे करेंगे। तो आप दोनों को देख सकते हैं आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। विदाउट इंडेक्सेशन आप 12.5% पे कर रहे हैं, और विद इंडेक्सेशन आप 20% के रेट से टैक्स पे कर रहे हैं। एक बात और ऐड कर दूं यहां पर, ये आपने प्रॉपर्टी कब ली थी, सवाल कई बार ये आता है, भाई प्रॉपर्टी तो बहुत पुरानी है, मेरी तो सन 95 की मेरी प्रॉपर्टी है, या 2000 से पहले की प्रॉपर्टी है। तो सरकार ने क्या किया है, ऐसी प्रॉपर्टी जो 2001-2002 से पहले की परचेज की हुई थी, उसकी जो मार्केट वैल्यू 2001-2002 की थी, जो सर्किल रेट होता है, उस रेट को आप बेस मान सकते हैं। तो अगर आपने किसी जमाने में प्रॉपर्टी बाय की थी 1 करोड़ की, और आज हो गई है 50 करोड़ की इतने सालों में, तो अब ऐसा नहीं कि 1 करोड़ 50 करोड़ मतलब आपका 49 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, या 49 लाख का प्रॉफिट हो गया आपका, आपने 50 लाख में बेची और 1 लाख में खरीदी थी, या जो भी हो। वहां पर क्या होगा, 2001-2002 का जो उसका रेट था, सर्किल रेट था, उसको आप आधार मान लेंगे, उसको आप बेस मान लेंगे। और यही उनके लिए लागू है जिन लोगों की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, भाई दादा परदादा ने खरीदी थी किसी जमाने में और आपके पास में है, और आज आप बेच रहे हैं उसको, तो उसका तो शायद आपके पास हिसाब किताब भी नहीं होगा कितने में खरीदी थी, है ना, उसकी कॉस्ट का तो शायद पेपर भी ना मिले, ऐसा कुछ नाम पे है आपके, इतना पता है कि कितनी कॉस्ट थी। उसके लिए भी सरकार ने रूल बनाया है 2001-2002 में, उस प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट थी उसको आप बेस माना जाएगा, बेस माना जाएगा। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सूचना दी आपने। अच्छा, अब एक और बहुत अच्छा लोगों के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड है, शेयर है, गोल्ड वगैरह, वो किस तरह से वो आईटीआर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए इनकम के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है,
इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हैं, और इन सब के लिए कॉलम बने हुए हैं। जब ITR 2 देखेंगे उसमें आपका CG कैपिटल गेन्स का आपको शेड्यूल दिया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर रिपोर्ट करेंगे, और उसमें जब भरते हैं उसमें लिखा होता है कि आपने किस डेट में परचेज किया, किस डेट में सेल किया, और ये कैपिटल असेट क्या है उसमें आपका लिखा हुआ है कि वो सेक्शन 112 में है या फिर 111 है, तो उसमें क्लियर मालूम चल जाता है कि आपने क्या चीज ली थी। तो आपने अगर प्लॉट बेचा है, आपने अगर मकान बेचा है तो कितने में लिया था, कितने में बेचा है, आपने शेयर या म्यूचुअल फंड लिए थे उसके लिए कॉलम दिया हुआ है, उसमें आप भर देंगे, वो शॉर्ट टर्म था या लॉन्ग टर्म था उसके लिए कॉलम है। तो इस सब चीजों के लिए कॉलम बने हैं। सर मैं आपको बता दूं, यहां तक कि जो एग्जेम्प्ट इनकम है, जिस उदाहरण के तौर पर आपको PPF का इंटरेस्ट मिलता है, हम सब जानते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है, लेकिन आपके पास उसके एग्जेम्प्ट इनकम के भरने के लिए कॉलम है। तो आपको जो एग्जेम्प्ट इनकम है उसको भी कहां पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, तो आपको कैपिटल गेन के आपने सवाल पूछा था, बिल्कुल जगह बनी हुई है, उसमें आप उसको भर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो एक चीज और बताता हूँ यहाँ ना, एक सवाल ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल शायद हमारे दर्शकों के मन में आ रहा होगा जो हमें देख रहे हैं, कि ये तो बता दिया अभी टैक्स पे करना है, हमने सुना है कि भाई जब आप घर बेचते हैं तो टैक्स बचा भी सकते हैं, तो क्यों ना इसी के साथ में इसको खत्म कर देते हैं कि टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। आपने अगर घर बेचा है ना, तो क्या होता है, देखिए आपको सुविधा है कि अगर आप कोई कैपिटल असेट बेचते हैं और उसके ऊपर कैपिटल गेन्स हो रहे हैं तो आप उसे कैसे बचाएं। पहली बात, अगर आप कोई कैपिटल असेट बेचते पहले लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म को तो नहीं बचा पाएंगे। अगर आपने जैसे मकान बेचा, दुकान बेची, प्लॉट बेचा, लेकिन 2 साल तक होल्ड भी नहीं किया, उससे पहले बेच दिया, तो उस पर टैक्स नहीं बचेगा, उस पर तो जो टैक्स लगेगा लगेगा। पर ज्यादा करके इतनी जल्दी कोई बेचता नहीं है, कोई प्लॉट लेता है, मकान लेता है तो 2 साल तो कम से कम होल्ड करेगा, तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म। अब जो इस पे गेन्स हुए हैं उस गेन्स को क्या करना है, अगर आप किसी नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। एक बात ध्यान रखिए, बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बार लोग मुझे आके बोलते हैं मैंने तो प्लॉट बेचा है, मैं तो प्लॉट लूंगा। नहीं, आप प्लॉट बेचिए, मकान बेचिए, दुकान बेचिए, या फिर आप सोना चांदी बेचिए, आपको अगर टैक्स बचाना है तो खरीदना पड़ेगा घर। तो अगर आपको आपने रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। जो आपको कैपिटल गेन हुआ है वो टोटल कैपिटल गेन आप नए रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर देंगे। अब करेंगे कब इसको, कब करेंगे, ये करने के लिए समय भी है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आप जब चाहेंगे। आपने जब घर बेचा उससे विदिन 2 years आपको नया घर खरीदना है, और अगर घर बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो 3 साल का समय मिलेगा। तो या तो घर खरीदने के लिए 2 साल में खरीदना है, और आपको यदि घर बनवाना है तो विदिन 3 years आपको बनाना है। एक चीज और हो सकती है कि आपने घर पहले खरीद लिया और बेच बाद में रहे, ऐसा भी अलाउड है। तो यानी कि आप घर बेचने वाले थे, आपको ग्राहक मिल गया, खरीदने वाला मिल गया, है ना, आपको आप घर खरीद रहे थे, आपने घर खरीद लिया, आपको बेचने वाला मिला, पैसे घर खरीद लिया अपने पैसे से आपने, अब क्या किया, उसके बाद आपने घर बेचा पुराना वाला। अब बेचा बाद में, खरीदा पहले है, तो विदिन 1 year, मतलब बेचने से विदिन 1 year पहले आपने खरीद लिया तो भी आपका वो टैक्स जो है वो माफ हो जाएगा। तो विदिन 1 year फॉर द डेट ऑफ सेल और विदिन 2 years आफ्टर द डेट ऑफ सेल आपको नया घर खरीदना पड़ेगा। अब यहां पे एक चीज और बताता हूं मैं, आपने अगर घर बेचा है पर घर खरीद रहे हैं, मैंने कह तो दिया कि 2 साल और 3 साल का टाइम मिलेगा आपको, लेकिन इसमें करना क्या है, वो पैसा जो आया है आपको, अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की, जिसका आप ITR भी फाइल करने वाले हैं, उसमें आपने घर बेचा था, घर का पैसा आया, घर आपको मिला नहीं है, रखा है आपने अकाउंट में, लेकिन अब आप ITR फाइल करने वाले हैं, तो ITR फाइल करने से पहले यदि आप घर नहीं खरीद रहे हैं तो फिर उस पैसे को आपको पार्क करना पड़ेगा CGAS अकाउंट में, कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। तो ये जो सरकारी बैंक हैं उनमें एक स्कीम है जिसे हम कहते हैं CGAS। तो ये जो घर का पैसा मिला हुआ, अभी तक तो आपने FD कर ली होगी या आप कुछ भी कर रहे होंगे, पर ITR फाइल करने से पहले यदि आप नया घर नहीं खरीद पाए हैं तो उस पैसे को रखना होगा CGAS में। और फिर आप जब बाद में घर बाय करेंगे तो बैंक उस पैसे को आपको नहीं देगा, किसको देगा, जिससे आप घर खरीदेंगे, डायरेक्टली बैंक उसको ट्रांसफर कर देगा, वो बिल्डर हो या रिसेलर हो, उसको पैसा चला जाएगा। तो ये गलती बड़ी होती है
कि ये तो बोल दिया भाई 2 साल का टाइम है, तो पैसा तो मेरा है ना, बट नहीं, पैसा आपका है, 2 साल में खरीद सकते हैं, 3 साल में बनवा सकते हैं, लेकिन अगर ITR फाइल कर रहे हैं उससे पहले CGS अकाउंट में पैसे को पार्क कर दीजिए, और बाद में जब घर खरीदेंगे तब वो पेमेंट उसको हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि आपको घर बेचा है, मकान बेचा है, लेकिन खरीदना नहीं है, जरूरत नहीं है, और टैक्स भी पे नहीं करना है, तो एक सुविधा और भी है, उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स। तो अंडर सेक्शन 54 EC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये सुविधा भी है कि आप इन बॉन्ड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक साल में 50 लाख की लिमिट है, तो 50 लाख तक का अगर कैपिटल गेन हुआ है तो आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। विद इन 6 मंथ, जिस डेट में आपने घर बेचा था, मकान बेचा था, उसके 6 महीने के अंदर आपको ये बॉन्ड्स लेने होते हैं। जो मैंने बताया CGS अकाउंट में, उसका मतलब ये था कि आप मकान लेने वाले अभी नहीं ले रहे हैं, बाद में लेंगे, तो आप टेम्परेरी पार्क कर रहे हैं, पर लेना ही नहीं है तो बॉन्ड में रख देंगे। ये बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है वो है 5 ईयर्स की, तो 5 साल तक पैसा निकाल नहीं पाएंगे आप उसमें से। और इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत कम है, 5.25% एनुअल आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट टैक्सेबल है, तो बचा तो सकते हैं। पर कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि भाई इससे अच्छा मैं 5.25% का टैक्स कमाऊं, इससे अच्छा मैं टैक्स पे कर देता हूं 12.5% पे, फिर पैसा मेरा फ्री हो जाएगा, मैं मेरे हिसाब से उसे पैसे कहीं और लगाऊंगा जहां पे ज्यादा कमा सकता हूं। तो सुविधा तो है, पर करना है नहीं करना है वो आपको डिसाइड करना है। क्या बात है, बहुत अच्छी सूचना दे रहे हैं आप, हमारे मित्र भी सुन रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे फ्रीलांसर होते हैं, कंसल्टेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो किस तरह से अपने ITR में अपनी आय को दिखा सकते हैं? जी, मैंने जो शुरुआत में कहा कि ITR 1, 2, 3, 4 ऐसे हैं, तो अगर फ्रीलांसर हैं आप और आपकी इनकम जो है वो 75 लाख के से कम है, और आपकी जो इनकम है वो मतलब कैश में नहीं होती है, कुछ भी सब ऑनलाइन है, आपका जो भी पेमेंट मिलता है, तो आप बेशक ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अब ITR 4 जब फाइल करते हैं तो आप उसमें एक्सपेंस भी दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो टोटल पैसा आया आपको, चलिए 75 लाख तो बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन फ्रीलांसर है, मान लीजिए ऐसे भी होंगे जिनकी इनकम 25 लाख 30 लाख की इनकम नहीं है, 25 लाख का रेवेन्यू आया है उनको, जहां वो काम कर रहे थे वहां से उन्हें पैसा आया। ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हर महीने फिक्स इनकम मिलती है पर सैलरी नहीं है, जिन्हें हम बोलते हैं रिटेनरशिप। कंसल्टेंट है, हर महीने कंसल्टिंग फीस मिलती है फिक्स, पर वो सैलरी नहीं है, उनका जो TDS है वो 10% के रेट से कट जाता है। तो अगर आपका 194J सेक्शन में टैक्स कटता है, आप सैलरीड होते हैं तो आपको जो टैक्स कटता है, TDS कटता है, अंडर सेक्शन 192 कटता है। जब आप कंसल्टेंट होते हैं तो 194J में आपका टैक्स कटेगा। तो मिल हर महीने रहा है पैसा आपको, बट आप एम्प्लॉयड नहीं हैं, आप कंसल्टेंट हैं। तो ऐसे केस में, या फिर जिनकी इनकम कभी कभी होती है, कभी ज्यादा कम होती है, कैसी भी हो सकती है, पर आप एम्प्लॉयड नहीं है, तो क्या करेंगे? आपका खर्चा भी होता है। आप जब सैलरी में होते हैं तो आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस आपको मिलता है, आपको ऑफिस का रेंट नहीं पे करना पड़ता, आपको टेलीफोन का वहां पे ऑफिस में यूज करते हैं, बिल भी नहीं पे करना पड़ता, ये बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। आप फ्रीलांसर हैं तो आपको जेब से खर्च करना पड़ता है, हो सकता है कोई ऑफिस भी हो आपका, या आपके पास कोई ड्राइवर हो आपके पास में, तो जो खर्चे आप कर रहे हैं प्रोफेशनल, उसको अपनी इनकम से माइनस कर सकते हैं। तो अगर आपको पूरे साल में 25 लाख रुपए मिले हैं, बट उसके सामने आप सोचते हैं कि 12.5 लाख का तो मेरा करीब करीब खर्चा हो गया, तो आप 12.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम करके बाकी जो पैसा बचा उसी पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और आपका TDS कटा हुआ है, ऑलरेडी TDS कटा हुआ है, वो ज्यादा है, और टैक्स की देनदारी कम बन रही है, तो आप रिफंड भी क्लेम कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और अगर अब एक और बात है कि बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे जिनके पास एक से अधिक मकान है, तो उसमें क्या उसको अलग से कुछ टैक्स वगैरह देना पड़ता है, या अगर वो रेंट पर दे दिया उसके बारे में तो आपने बता दिया। देखिए, घर आपके मकान, पहली बात, एक इंडिविजुअल पर्सन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर रख सकता है। आप पहले एक था, अभी 2 का रूल है, तो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर भी हो सकते हैं, ठीक है। एक में कभी रहते हैं, कभी वीकेंड पे जाकर दूसरे काम में रहते हैं, तो हो सकता है। घर में अगर दोनों कमाने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ, तो दोनों के अपने अपने भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस रहेंगे साथ में, लेकिन नाम पर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर किराए पर दिए हुए हैं, आपके पास अधिक घर है, बल्कि एक भी है और किराए पर दिया हुआ है, सरकारी मकान में रह रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है।
किराए पे दे रहे हैं तो किराया आपका आएगा। जो किराया आएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपने घर किराए पे दिया हुआ है तो उसमें से पहली चीज है कि 30% आपको मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। यानी कि आपके घर की मेंटेनेंस के लिए जो पैसा खर्च करते हैं उसका हिसाब किताब नहीं देना है। मेंटेनेंस की या नहीं की हुई कोई आपको मतलब नहीं है कि हिसाब देना है, लेकिन 30% आपको मिल जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन उसमें से। दूसरा क्या मिलता है, मतलब आपने अगर घर किराए पे दिया हुआ है, किराया आ रहा है महीने का 25,000 रुपए, तो 25 इंटू 12 करेंगे तो 3 लाख रुपया साल का किराया आया। तो 3 लाख में से 90,000 रुपए का आप डिडक्शन ले लेंगे और आपका बचा 2,10,000 रुपीज। अब इसमें से यदि आपने प्रॉपर्टी टैक्स भरा है, प्रॉपर्टी का टैक्स भी होता है ना, हाउस टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, उसको भी आप माइनस कर लेंगे। अगर आपको टैक्स आया उस साल में और आपने वो भरा है तो उसको भी आप इसमें से माइनस कर लेंगे। इसके बाद में एक और डिडक्शन मिल सकता है आपको, वो होता है अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और होम लोन पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो जो उसका इंटरेस्ट है उसको भी आप माइनस कर सकते हैं। लेकिन इसको आप माइनस कर सकते हैं केवल और केवल यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में है। ओल्ड टैक्स रिजिम में आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसे माइनस कर सकते हैं, न्यू टैक्स में नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो मैंने बताया तो क्लेम करके आपका जो बाद में ये आता है, ये होगी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसको आप आईटीआर जब फाइल करेंगे, 1 करें या 2 करें, तो सैलरी का कॉलम सैलरी का है वहां भरेंगे, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इस तरह से आपको ये भरना होगा। और फिर ध्यान रहे, अगेन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर यहां पर घर ज्वाइंट नेम में है, दोनों का घर है, तो दोनों का रेंट हो सकता है। वो दोनों घर लेने के लिए पैसा किसने दिया था? इनकम टैक्स में ये भी रूल है कि घर अगर खरीदा जिसके पैसे थे था तो इनकम टैक्स की लायबिलिटी उसकी बनती है। ठीक है, आइडियली। तो इसके लिए ध्यान में रखें, हिसाब से आपसे डिस्क्लोज करें। बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, कई लोग तो देखिए घर खरीदने के लिए लोन भी तो लेते हैं, होम लोन, तो उनको किस तरह से रियायत मिलती है टैक्स वगैरह में? जैसे मैंने बताया अभी कि आप जब लोन लेते हैं तो उसका जो ईएमआई भरते हैं, ईएमआई में 2 कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल होता है उस पर अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट होती है। अब वो 1.5 लाख में मतलब सब मिलाकर 1.5 लाख है। उसमें होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट हो या आपका पीपीएफ हो या ईपीएफ हो या आपने कोई इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो म्यूचुअल फंड उसमें किया हो, सब मिलाकर 1.5 लाख। और जो आप इंटरेस्ट भर रहे हैं उसकी लिमिट है 2 लाख की साल में। इसे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये छूट आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलती है। न्यू टैक्स रिजिम में आपके होम लोन के इंटरेस्ट पर, प्रिंसिपल पर कोई छूट नहीं मिलती है। ओके ओके ओके, तो चाहे कोई भी लोन लिया हो उसमें छूट नहीं है? देखिए, होम लोन के अलावा जो बाकी होते हैं उस पर तो आपको छूट मिलती नहीं है। मतलब एक एजुकेशन लोन है उस पर मिलती है, उसके इंटरेस्ट पे वो भी आपको मिलेगी, तो ओल्ड टैक्स में मिलेगी। आप बिजनेस कर रहे हैं तब ठीक है कि आपने अगर बिजनेस पे लोन लिया हुआ उसको भी आप एक्सपेंस दिखाएंगे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। लेकिन हम अगर बात कर रहे हैं कि जहां पर आपने एजुकेशन लोन लिया है या होम लोन लिया है, उसका अगर इंटरेस्ट का क्लेम करना है या प्रिंसिपल जो है होम लोन का वो क्लेम करना है, तो ओल्ड टैक्स में। अब यहाँ पे सुनने वाले ये भी बोल रहे होंगे कि जब ओल्ड टैक्स में इतना डिडक्शन मिलता है तो न्यू टैक्स में क्यों आईटीआर फाइल करूं? सर, कैलकुलेट करके देखिए, न्यू टैक्स में आपका टैक्स कम आता है डिडक्शन क्लेम ना लेने के बाद भी। अधिकतर ये क्लेम आपको कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि जो टैक्स के स्लैब हैं वो ऐसे बनाए गए हैं कि न्यू टैक्स रिजिम में बिना डिडक्शन क्लेम किए हुए भी आपका अक्सर टैक्स कम आता है। तो आप दोनों कंपेयर कीजिए कि ओल्ड टैक्स में डिडक्शन सारे क्लेम करने के बाद टैक्स कितना बन रहा है, न्यू टैक्स में डिडक्शन नहीं है अगर मेरा, या जो अवेलेबल है उसको लेकर कितना बन रहा है, उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए और जो आपके लिए फायदे वाली चीज हो वो आप ले सकते हैं। और सैलरीड इंडिविजुअल के लिए हर साल, अगर आपका पिछले साल आपने आईटीआर ओल्ड रिजिम में फाइल किया था, इस साल न्यू में करना चाह रहे हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तब आपके पास ये सुविधा एक ही बार है कि एक बार आप चेंज कर सकते हैं, बार बार चेंज नहीं कर सकते। सैलरीड में आपने 22-23 में ओल्ड किया था, 23-24 में नया किया, 24-25 में, मतलब हर साल आप आगे पीछे कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते, उसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कई लोग के सेविंग्स में हैं, एफडीज हैं या और अन्य कोई इस तरह से है, तो उनको आईटीआर में तो वो दिखाना तो पड़ता ही है। वो तो नेचुरली आजकल तो
प्री फिल्ड ITRs आते हैं, जिसमें AIS यानी एनुअल इनकम स्टेटमेंट होता है, फिर आपका AS-26 होता है, तो पूरा जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उस फाइल में पूरा रहता है। और इसके अतिरिक्त जी जी बताइए बताइए सर। यानी आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला। ये जो आपका इनकम होती है, अब ये जो सीनियर सिटीजन नहीं है, जिनकी एज 60 के नीचे है, उनके लिए एफडी का जो इंटरेस्ट होता है तो पूरा टैक्सेबल होता है। जो आपका सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है वो भी आपका टैक्सेबल है, ठीक है। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 50,000 रुपए तक, अगर हम लास्ट फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, इस साल बढ़कर वो 1 लाख हो गया, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं 24-25 की इनकम की, तो वहां पर 50 लाख रुपए तक, 50,000 रुपए तक, 50,000 रुपीज तक जो आपका इंटरेस्ट आया सीनियर सिटीजन के लिए, उस पर टैक्स नहीं लगा अंडर सेक्शन 80TTB। और आपका जो ये था सेविंग्स अकाउंट का 80TTA के तहत आपको छूट मिल सकती है। बट अगेन, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं, तो सेविंग्स अकाउंट पे अगर आपको 3,000 रुपया भी या 2,000 रुपया भी इंटरेस्ट आया है, इनकम में जोड़ना है। आपको एफडी का इंटरेस्ट आया है, इनकम में जोड़ना है। ओल्ड टैक्स रिजीम में सिर्फ ये सुविधा है कि आप जोड़ेंगे तो सही, लेकिन बाद में वो माइनस हो जाएगा अंडर सेक्शन 80TTA। तो मतलब आपने पहले जोड़ा कि आपकी सैलरी से इनकम थी 10 लाख की, आपका उसके अंदर 10,000 रुपए का सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट आया था, तो आपकी इनकम 10,10,000 रुपए हो गई थी, तो 10,000 फिर माइनस हो जाएगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। या इसी तरह से हम बात करें सीनियर सिटीजन के लिए, तो 50 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया था, वो जुड़ गया था, बाद में माइनस हो जाएगा। ये सुविधा सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में है। न्यू टैक्स रिजीम में इंटरेस्ट का पैसा वो चाहे 100 रुपए हो या आपके हजारों में हो, आपको इनकम में ऐड करने हैं और वो टैक्सेबल है। और सीनियर सिटीजन के लिए भी नहीं है। बिल्कुल, न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस बहुत कम हैं, डिडक्शन मिलते ही नहीं है। तो ऑलरेडी आपके जो टैक्स के स्लैब हैं वो बहुत बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन आपको डिडक्शन नहीं मिलते। तो सीनियर सिटीजन को भी पूरा, एक और भी इंपॉर्टेंट बात आपने बात बताई, मुझे याद आ रही है। कई बार क्या होता है, आप जानते हैं टीडीएस जो कटता है वो 10% के रेट से कटता है। आपके एफडी पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो 10% के रेट से टीडीएस कटता है। तो जो टैक्स पेयर हैं वो बोलते हैं भाई टैक्स तो मेरा टीडीएस 10% में कटा हुआ है, लेकिन आप किस टैक्स ब्रैकेट में हैं? अगर आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, टीडीएस कटा है 10% का, तो बाकी का 10% आपको आईटीआर फाइल करने से पहले करना होगा, तब आप करेंगे। सेल्फ असेसमेंट में जी जी सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको पे करना होगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो कई बार ये भी लोगों का रहता है, या फिर एडवांस टैक्स पहले पे कर दिया हो तो भी अच्छा है। ये कई बार आता है कि भाई 10% ही कटता है, नहीं, आपका जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट आता है उस पर जो टैक्स लगता है वो स्लैब रेट पर है। वो 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। तो यदि परसेंटेज ज्यादा आ रहा है पर आपका कटा कम है, तो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में वो एडिशनल अमाउंट पे करना होगा। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, ओल्ड रिजीम में अगर आपने जिसको कहते हैं ना कि जो पहले आपको टैक्स देना पड़ता है, एडवांस टैक्स जिसको कहते हैं, तो सीनियर सिटीजन के लिए शायद वो एग्जेम्प्टेड है। जी देखिए, एडवांस टैक्स के लिए अगेन आपका डिपेंड करता है कितना है। अगर आप ये है कि सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको वैसे भी कट जाता है। आप बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन की, और उसके ऊपर अगर आपका इनकम जो है टैक्सेबल दायरे में आता है तो आपको फिर पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो टैक्स के दायरे में नहीं था, एफडी से इनकम हो रही है आपके सिर्फ, तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी है। तो लेकिन आपने ये क्लियर कर दिया है, पीपीएफ में जितना भी टैक्स आ जाए, ये इंटरेस्ट आ जाए, वो एग्जेम्प्टेड है, या उसमें भी कुछ लिमिट रखा गया कि अगर इससे एक्सीड हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, ये बिल्कुल अभी तक तो नहीं है। एटलीस्ट मैं चाहता हूं आगे ना रहे, क्योंकि सरकार हर साल चेंज करती रहती है रूल। पर पीपीएफ का इंटरेस्ट प्लस जो भी आपको आता है, मतलब आपने बहुत सालों से आप इन्वेस्ट कर रहे थे और जाके आपको एक साथ 40-50 लाख भी मिला, उसमें प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है, पूरा टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन आप जानते होंगे इंश्योरेंस पॉलिसी जब मैच्योर होती है उस पर भी आपको जो बेनिफिट मिलता है, कहा जाता है कि वो टैक्स फ्री है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। वो ध्यान रखिए कि जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसका पैसा टैक्स फ्री होगा या नहीं होगा, उसके लिए रूल है। रूल ऐसा है, अगर आपकी कोई पॉलिसी है और वो पेंशन प्लान है, वो लाइफ इंश्योरेंस लिया तो एलआईसी से है आपने या किसी भी दूसरी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से लिया है, पर वो आपका पेंशन प्लान है ना, उसमें डेथ बेनिफिट नहीं है,
तो उस केस में जो पूरा पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। जो पैसा मिलेगा वो आपका टैक्सेबल होगा उसमें से। ठीक है, अब वो कैसी पॉलिसी थी, ट्रेडिशनल थी कि यूलिप थी। दूसरा उसमें रूल ये भी लगाया गया है कि अगर वो यूलिप पॉलिसी है ना, मान लीजिए लाइफ कवर भी है उसके अंदर, वो जीवन बीमा है और आप प्रीमियम भर रहे हैं, उसमें डेथ बेनिफिट है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे फैमिली को कितना मिलेगा, उसको हम डेथ बेनिफिट बोलते हैं। वो प्रीमियम जो आप पे करते हैं साल में, उसका 10 टाइम होना चाहिए। यानी कि अगर 1 लाख का प्रीमियम साल का भर रहे हैं तो 10 लाख का उसके अंदर लाइफ कवर डेथ बेनिफिट है वो होना चाहिए। अगर वो कम है तो भी आपका जो पैसा मिल रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और कंडीशन भी रखी हुई है उसमें। कंडीशन कैसे है, पूरे साल के अंदर 2.5 लाख रुपए तक का जो प्रीमियम भरा है, अगर कोई लोग ऐसा होता है 5 लाख का प्रीमियम भर दिया साल में, तो जो 2.5 लाख का प्रीमियम है उसके ऊपर पैसा मिल रहा है वो टैक्स फ्री होगा। उसके ऊपर का भरा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो कंडीशंस बहुत सारी हैं, बट पीपीएफ कम से कम नाम लिया आपने, वहां पर कोई कंडीशन नहीं है, जो पैसा मिलेगा पूरा टैक्स फ्री मिलेगा। और सुकन्या समृद्धि योजना भी एक योजना है जो गर्ल चाइल्ड के लिए है, उसका भी अगर पैसा मिलता है वो भी टैक्स फ्री है, कोई टैक्स पर नहीं लगता है। अच्छा, कुछ पोस्ट ऑफिस में कुछ ऐसी योजनाएं आई हैं जो थोड़ा सा, जो बैंक में सुविधाएं उसे थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा सा उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। सर देखिए, पोस्ट ऑफिस में आपके पहले जैसे बैंक में एफडी होती है, ऐसे वहां पर टीडी होती है, टाइम डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट स्कीम है पोस्ट ऑफिस में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की योजनाएं हैं। उस पर आपको थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो बैंक के मुकाबले ज्यादा मिल सकता है, लेकिन इंटरेस्ट टैक्सेबल है। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस में आपका एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसका भी जो इंटरेस्ट मिलता है टैक्सेबल है। पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोला जा सकता है, वो भी टैक्स फ्री है। पोस्ट ऑफिस में उसके अलावा आप आरडी कर सकते हैं, पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है। तो ये कुछ योजनाएं हैं पोस्ट ऑफिस में जहां पर पैसा रखा जा सकता है। इसके अलावा किसान विकास पत्र, ये भी एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, पर इंटरेस्ट टैक्सेबल है। तो इंटरेस्ट तो आज की तारीख में सरकार ने एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं रखा है। प्लस ये पीपीएफ मैंने बताया, पीपीएफ, ईपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, कुछ ही चीज बची है। बाकी जो भी इनकम होती है उस पर कम या ज्यादा टैक्स आपको चुकाना पड़ता है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, प्लानिंग कीजिए। कहां पर टैक्स नहीं लगता है वहां पर इन्वेस्ट किया, कोई बात नहीं। पर टैक्स अगर लगता है तो छुपाने की कोशिश मत कीजिए, आप नहीं छुपा पाएंगे, क्योंकि सरकार के पास में हर जानकारी है। तो इसके लिए जो कई बार पहले होता था, भाई नहीं देंगे, कहां पता चलेगा, हमारी तो इनकम ही बहुत छोटी सी है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं। अगर वो टैक्स की देनदारी आपकी 10,000 की बन रही है, 5,000 की बन रही है, छोटी सी है, पर उसको देना आपके लिए फायदेमंद चीज है। नहीं देना वो दिक्कत पैदा कर सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। देखिए, इतनी विस्तृत जानकारी दी आपने। अब अंत में हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए करेंगे जो हर एक जो व्यक्ति सुन रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कभी कभार, ईश्वर ना करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी को नोटिस आता है, तो क्या मतलब उसमें क्या उपचार होता है, किस तरह से उससे डील करना चाहिए, और किस तरह की नोटिस आती है, किस तरह से नोटिस आता है जनरली? बिल्कुल, पहली बात तो यह है कि नोटिस ना आए ऐसा काम करें कि नोटिस ना आए, ऐसा काम ना करें कि नोटिस आए। नोटिस क्यों आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे जो कॉमन नोटिस मैंने देखा है वो आपका इसी चीज के लिए आता है कि आपका टीडीएस कटा है और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया। कई बार नेग्लिजेंस होती है, कोई आदमी ने पूरे साल में कोई छोटा मोटा कोई काम किया जिसके ऊपर उसको पैसा मिला और पैसा देने वाले ने टीडीएस काट लिया। अब ये व्यक्ति सोचता है पूरे साल में मैं तो सैलरीड था, कहीं पर मैंने एक लेक्चर दिया था, लेक्चर देने के ऊपर मुझे ऑनरेरियम मिला था, ऑनरेरियम के ऊपर मुझे टीडीएस कटा हुआ है, तो जो बाकी इनकम थी वो मेरी टैक्सेबल थी नहीं। ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि टीडीएस कटा है तो दिखाई देगा वो अपने सिस्टम में, तो नोटिस आ जाएगा। दूसरी बात, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आपने किया है, आपने घर खरीदा है लेकिन आप आईटीआर नहीं फाइल करते। जैसे मैंने उदाहरण दिया था शुरुआत में ही कि हस्बैंड की इनकम थी, वाइफ का नाम तो ऐड कर दिया था ऐसे ही, तो इनकम तो थी नहीं पर आईटीआर फाइल नहीं किया। दूसरी बात, अकाउंट में कैश जमा किया है आपने, कैश जमा किया है आपने, वैसे 10 लाख की लिमिट है पर 2 लाख से ऊपर भी कैश जमा होगा तो चांसेस हैं कि आपको नोटिस आ जाएगा। तो अकाउंट में कैश जमा किया हुआ है, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, 1 लाख से ज्यादा के शेयर लिए हैं, 2 लाख से ज्यादा के आपने म्यूचुअल फंड लिए हैं, अकाउंट में कैश जमा किया है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हुआ है, गोल्ड परचेज किया है आपने,
2 लाख से ऊपर का तो भी वहां पे पैन दिया होगा। ऐसा कुछ भी कारण हो जहां पर आपने शॉपिंग तो किया है, खर्चा किया है, लेकिन आपने आईटीआर नहीं फाइल किया, या हस्बैंड का नाम हो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है आजकल। हस्बैंड ने घर खरीदा, वाइफ का नाम ऐड कर दिया, पैसा वाइफ ने दिया नहीं है, इनकम भी नहीं है, पर नाम दिया हुआ है, रिपोर्टिंग हो गई है, आईटीआर नहीं फाइल किया। इन सब केसेस में आपको नोटिस आने के पूरे पूरे चांस है। और तो अब आ यानी गया तो इन करें क्या? चीजों से अब आ गया तो करें क्या, ये आपने बोला। अब आ गया तो जवाब देना है आपको। अब किसी प्रोफेशनल की मदद से जवाब दीजिए। उसका जो भी है आपको सिंपल है कि आपको बताना है कि मेरी इनकम नहीं थी। वैसे तो एआईएस में भी वो करेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पर भी आपको चॉइस मिलती है, जो लॉगिन करते हैं आप वहां पर जवाब दे सकते हैं। बट जैसे कुछ बड़े केसेस जहां मैंने कहा कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है आपके नाम पर आपने नहीं किया हुआ है, आपने जो घर खरीदा नाम है पर पैसा आपका नहीं है, तो सिंपल उसका नोटिस का आप जवाब दे दें। आपको ऑनलाइन रिप्लाई देना होता है, किसी प्रोफेशनल की मदद ले ली जाए तो बेटर है मेरे हिसाब से। ऐसे केसेस में आप जवाब दे दें और उसके बाद में वो आपका जो, अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं, आपका जो असेसिंग ऑफिसर है वो सेटिस्फाइड है आपके जवाब से, तो वो विड्रॉ हो जाएगा, आपका कुछ भी टैक्स नहीं बनेगा। बट आप जो जवाब दे रहे हैं उसके आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, या आप जो जवाब दे रहे हैं उससे असेसमेंट ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वो आगे केस खुलता रहेगा। आपको कहा जाएगा कि बैंक स्टेटमेंट लेकर आइए, सारा प्रूफ कीजिए, आप पुराना आईटीआर फाइल कीजिए उस तारीख के हिसाब से, और फिर अगर कोई इनकम उसमें बनती है, कुछ होता है, तो उसमें फिर आपको टैक्स और पेनल्टी देनी पड़ सकती है। पर जैसा मैंने कहा कि अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसा आता है, आप ये कर रहे हैं, कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, तो आईटीआर पहले ही फाइल कर दीजिए। नोटिस आने वाला काम ना हो तो ये आसान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। आपने आज तो बहुत खुलकर और बहुत विस्तार से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, और मैं अपने मित्रों से ये निवेदन करता हूं कि आप जो पंकज मठपाल जी ने जो आपको ये इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी है उनको आप समझिए, या जो कुछ मित्र हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, मैं उनसे आग्रह करता हूं बाद में आप ये कार्यक्रम जरूर सुनिए, और जो इनकम से लेकर और इनकम टैक्स और आईटीआर भरने के लेकर जो पूरा प्रोसेस है उसको समझिए। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा बिंदु है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपसे छूट गया हो। खैर, मैं तो आपके सामने एक स्टूडेंट की तरफ आपको सुन रहा था, तो इसलिए मैं भी सीख रहा था। नहीं सर, आप बहुत बहुत नॉलेज वाले व्यक्ति हैं। आप तो मतलब आप जैसे व्यक्ति से बात करने का मौका मिलना ही बहुत सौभाग्य समझता हूं मैं। तो ये तो बहुत आपका बड़प्पन है कि आप इससे बातें कर रहे हो, मौका। देखिए पंकज जी, साहित्य के बारे में हमसे बात करिए, कला के बारे में बात करिए, सिनेमा के बारे में बात करिए, लेकिन ये जो देखिए हर एक व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है, अपना एक्सपर्टाइज होता है। आप चूंकि इस फील्ड में बहुत ही ज्ञानी हैं, गुणी हैं, और आप बहुत जानकारी रखते हैं, इसलिए मैं आपका सौधन्यवाद आपको देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो मित्र इस बीच में जुड़े रहे उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पंकज मठपाल जी, बहुत बहुत आभार आपका, शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार सर। मित्रों, आयकर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे, मुंबई से हमारे साथ जुड़े थे श्री पंकज मठपाल, जो इन्वेस्टमेंट और टैक्स एक्सपर्ट हैं। और जो मित्र इस कार्यक्रम के साथ नहीं जुड़ पाए, मैं उनसे निवेदन करूंगा बाद में आप ये सुन लीजिए, अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, आपका समाधान हो सकता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। अब मुझे यहीं पर यह कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।